अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल अपलोड करने जा रही हूँ उसका नाम है इकराह चुनी ऐसी। चलें जी, पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। बेमहर नहीं ये ज़िंदगी इस घर में, ये इसकी पहली सुबह थी। अव्वल वक्त में फजर पढ़ के वो कमरे से बाहर आई। इसे इल्म था फ़रहीन की तरह ही नाना नानी भी फजर पढ़ते ही दोबारा सोने के आदी हैं। बावर्ची खाने में आकर इसने अपने लिए चाय बनाई। कुछ देर कैबिनेट में खंगालने के बाद बिस्किट भी मिल गए। इसने प्लेट में बिस्किट और कप रखा और जहर में आ गई। अपने घर में भी इसकी यही आदत थी। नमाज पढ़ के चाय का कप और बिस्किट लिए हाल की खिड़की में बैठ जाती। चौथी मंजिल के फ्लैट से नीचे नजर आती नीचे की गली इस वक्त खाली और खामोश हो गई थी। इस पर यह तन्हाई और खामोशी से बड़ी भली लगती थी। बाहर अंधेरा था। ये मुतवस्सित तबके का इलाका था। यहाँ बरसों के रहायशी थे जिनके जिनके माली हैसियत कुछ बेहतर हुई तो उन्होंने ऊपरी मंजिल बना कर अपनी कढ़ाई पर चढ़ा दी। इसलिए आबादी भी बढ़ गई थी। साइकिलों, स्कूटरों और मोटरसाइकिलों से बड़ी पड़ी रहती थी। फरहीन बताती कि इनका मेका सफ़ेद पोश घराना था। नाना स्कूल में मुअल्लिम थे। 4 बच्चों के साथ जिंदगी की गाड़ी किस तरह चल रही थी। बड़ी हालांकि की शादी के बाद मामू कम उम्री में ही दुबई चले गए। वहाँ 20 वर्ष तक मेहनत मशक्क़त के बाद इनके हालात बदले थे। 5 साल पहले उन्होंने 20 बच्चों को भी वहाँ बुला लिया। उन्होंने वहाँ कोई नया काम शुरू किया था। इसके बाद नाना के पुराने मुकाल का हुलिया भी बदलने लगा। ऊपरी के हिस्से भी तो 2 साल पहले तमीर हुए थे। ऊपर वाले हिस्से में खामोशी थी। क्यारियों के अलावा बाकी सहन में टाइल लगे हुए थे। बाएं तरफ मकान की आखिरी दीवार से लगा ऊपर जाने का जीना था। दाएं तरफ पुराना नीम का दरख्त इस्तादा था। इसके अलावा हाथे की दीवार से लगी क्यारियों में दाएं तरफ सब्जियां थी और बाएं तरफ कुछ फूलों के पौधे थे। वो हरी मिर्च और बेल पर लगाकर करेला पहचान पाई थी। नार का दरख्त भी समझ में आ गया था। गुलाब और गेंदे के अलावा बाकी पौधे फूलों से हाले थे। वो बहुत कम अपनी माँ के साथ यहाँ आई थी। आती भी तो पुरतकल्लफ मेहमानों की तरह लिए दिए रहती। 2 कुर्सियां जहाँ रखी थी इसके पीछे नाना नानी के कमरे की खिड़की थी। वो इन्हें छोड़कर बाएं तरफ ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठ गई। आसमान पर जाने सितारे नहीं थे, लेकिन गली में जल रही सड़क किनारे की बत्ती ने सुबह सहन को रोशन कर रखा था। अभी दूसरा घूंट ही लिया था कि ऊपर आहट हुई। इसने मुड़कर देखा। इसी वक्त जीने के ऊपर ही सिरे जैकेट की जिब बंद करते खुबैब की नज़र इस पर पड़ी थी। वो ठटक कर रुक गया। वो गर्दन मोड़े ऊपर देख रही थी। एम्पेस्ट्रियस स्टमिंग कैफेन नॉट नॉट गुड। खाली पेट कैफीन अच्छी नहीं होती। जिप थोड़ी तक खींच कर इसने जैकेट की जेबों में हाथ डाले। सना इस बेतकल्लफ अंदाज पर बुरा मान गई। स्याह ट्रैक सूट और रिंग शूज़ में मलबूस इस सरोकद बंदे का हुलिया ऐलान कर रहा था कि वो जॉगिंग के लिए निकला है। इसने कप में प्लेट रखा और प्लेट हाथ में लिए सीढ़ी से उड़ खड़ी की तरफ हो गई। बतीत से नीचे उतरा और इसके सामने रुक गया। घुटनों को छूते ढीले से गुलाबी और कासनी टी शर्ट और पजामे पर स्याह दुपट्टा गले में झूल रहा था। रात के खाने सुनार बाल समेट के लापरवाही से गद्दी में लपेटे गए। चेहरे पर सबसे नुमाइश की कुशादा पेशानी से आकर रही आंगद। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह ही इसका लहजा और चेहरे का तासर खुशगवार था। सना की तेवनियां चढ़ गया। आप क्या मॉर्निंग पर्सन नहीं है? इसकी नागवारी महसूस कर इसने चाय और बिस्किट पर नजर डालकर जरा हैरत से पूछा। सुबह हैर सुनकर नाराज ऐसा ही इंसान हो सकता है। अब के इसने अबरूज उचका कर जो है बाकायदा इस अजनबी को घूरा। ओके कि इसने मैं समझ गया कि अंदाज में सारे इलाके ओके लंबा खींचा। फिर अंग्रेजी में इसे अच्छे दिन की दुआ देता कि तो बसों में इसकी सम्मत उछाता गेट खोलकर बाहर निकल गया। हुआ मुहा ही इसने चेहरे के तासरात दुरुस्त किए और साबिका जगह पर बैठ गई। कितने लोग रहते होंगे ऊपर? इसे लोगों से गोया एलर्जी थी। इन्हें नए अजनबी चेहरे और बेड तो ज़रा पसंद नहीं थी। जिनसे रोज़ वास्ता बढ़ता था इनसे भी वो बुलम ज़रूरत बात नहीं करती थी। इसकी मिजाज की वजह से दफ्तर में वो एंटी सोशल मशहूर थी, लेकिन ये कैसे यहाँ रह सकता है? इसके हुलिया अंदाज लहजा इस मोहल्ले में और इस घर में बतौर किराएदार रहने वाला नहीं था। जाने किस किस को झेलना होगा। कप में बिस्किट बोते हुए इसने ऊपर देखा तो ये इसकी ननियाल, लेकिन वो अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई थी। फरहीन लंबी चौड़ी तकरीर के बाद चुप हुई तो उम्मीद थी कि सर्द और रतबाल लहजे में सही कही गई ज़रूर है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन वो सती से ऊँट बीचे बैठे रही। उन्होंने थकी सी लंबी सांस भरी और खड़ी हो गई। तुम जो फैसला करोगी वही होगा। तुम्हें छोड़कर तो नहीं जा सकती। कमरे से जाते हुए इन्होंने इजाफा किया। मगर ये ब्लैकमेल से अच्छा नहीं लगा। मगर खामोश रही। अब जाओ, ऑफिस को देर हो रही है। कुछ लम्हों के बाद दूसरे कमरे से फरहीन ने आवाज़ लगाई। इसने गहरी सांस लेकर बैग कंधे पर डाला। मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लें। इसने लिफ्ट बुलाकर इंतजार नहीं किया बल्कि धीरे से नीचे उतर गई। सड़क पर आकर रक्षा रोकने के बजाय इसने सड़क को पैरों तले रौंदने का फैसला किया ताकि इस मश्क के दौरान अंदर का दीवार बाटा थोड़ा कम हो और साइड पर हवा किसी से उलझे नहीं। वो जो जाती वजूहत की बना पर कभी नहीं करती थी। अब्बा की वफात को 1 साल होने को था। इद्दत के बाद ही इसके नाना नानी के सरातक वो दोनों इनके साथ इनके घर पर आकर रहे।
वो इकलौती लाती दादी बचपन में ही, जबकि दादा 5 साल पहले फौत हो चुके थे। फूफा चाचा सब अपने-अपने घरों में मगन थे। इनसे मौक़ों पर कभी-कभार आने-जाने इतना ही ताल्लुकात थे, जबकि नाना-नानी इन दोनों को तनहा रहते थे। उन्होंने ऊपर के कमरे किराए पे चढ़ा रखे थे। जब से मामू ने कुछ साल पहले बीवी बच्चों को अपने पास सुबह बुला लिया था, नीचे के 3 कमरे और हॉल जो पहले कम पड़े थे, इनकी ज़रूरत से ज़्यादा थे। अब्बा की ज़िंदगी में तो वो इन्हें अपने साथ रहने की दावत नहीं दे सकते, मगर अब चाहते थे कि बेटी और नवासी इनके पास आकर रहें। दोनों हालात और दूसरे शहरों में थीं। इसके दिल में माँ-बाप की तरह नाना-नानी के लिए मोहब्बत का दौर कोई मस्बत और अच्छा जज़्बा तक नहीं था। दिल के दौरे से बाप की मौत के बाद इसे इनके बगैर ये घर ज़्यादा अच्छा पुरसुकून लग रहा था। वो खुश थी कि अब यहाँ सिर्फ और वो और फ़रहीन है, इसे इनकी वफ़ात का अफ़सोस या दुःख नहीं था। माँ को बाप के साथ घर तनहा छोड़कर दफ़्तर जाते हुए इसका ध्यान घर में ही अटका रहता था। वो कई बार फ़रहीन को फ़ोन करती थी, पैगाम भेजती रहती थी। इनके होते हुए भी इसे एक धड़का लगा रहता था, वो ख़त्म हो गया था। इन्हें देखने सहने का वो ज़िंदगी से चला गया था। इसके बाद इसने माँ को चेहरा छुपाकर चुप-चुप कर रोते नहीं देखा था। इसके इख्तियार में होता तो वो मुख्तार होने के बाद माँ को लेकर अलग हो जाती। बाप को इस फ्लैट में तनहा छोड़ देती, लेकिन यहाँ फ़रहीन दरमियान में आई थी। इसने एक बार ही ज़िक्र छेड़ा था और फ़रहीन ने इसे इस सख्ती से रोक दिया और मना किया कि फिर इसकी हिम्मत ही नहीं हुई। सारी ज़िंदगी सहने के बाद वो अब इस उम्र में भी अपने और बेटी के माथे पर कोई दाग नहीं चाहती थी। इनके नज़दीक उम्र भर की रियादत इसकी ख्वाहिश पर अमल करने से सिफ़र हो जाना थी। जब फ़रहीन ने इसे नाना-नानी का दिया और साथ ही अपने बुज़ुर्ग वालिदैन की खिदमत की ख्वाहिश बताई, तो हमारे सदमे को वो कुछ बोल ही नहीं सकी। फ़रहीन नाना-नानी के इस सख्त रवैये और इसके पीछे की वजह से बखूबी वाक़िफ़ थी, इसलिए इसे सोचने का वक़्त दे रही थी। लेकिन 15 दिन के बाद इसने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था, तो इस शिद्दत से कतराती रही। इसलिए आज फ़रहीन ने इससे दो टोक बात की थी। अब अपनी भाभी नबीला से फ़ोन पर बात के बाद वो अब इसकी मर्ज़ी और इसके हाल पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो सीधी बात नहीं मान रही थी। तो उन्होंने भी नया तरीका बदल लिया था। वो एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग फ़र्म में काम करती थी। साइट पर काम आखिरी मराहल में था, इसलिए वो बेहद मसरूफ़ रही। इसके बावजूद वो कई बार इस ख़्याल ने ज़हन बदल दी कि इब्तदाई सदमे के बाद अब इसे फ़रहीन की मर्ज़ी और ख्वाहिश बेचैन कर रही थी। वो वहाँ जाना चाहती थी। इस ख़्याल को ज़रा देर सोचने की देर थी कि दलीलें खुद ब खुद हाथ बाँधे सामने खड़ी होंगी। इस घर में कौन-सी अच्छी यादें हैं इनकी? यहाँ रहना तो इनके लिए अब भी टॉर्चर ही है। वहाँ बचपन, लड़कपन की यादें हैं, आस-पड़ोस में जाने-पहचाने लोग हैं। ज़िंदगी भर यहाँ फ्लैट में बंद रही हैं। अब वहाँ खुली फ़िज़ा और कुशादा मकान में रहना चाहती हैं। और आखिर जैसे भी हैं, इनको तो अपने माँ-बाप से मोहब्बत है ना। इन्हें तो तब भी इनकी डिमांड ऐसी कोई ख़ास गलत नहीं लगी थी। मैं तो कहीं भी रह लूँगी, लेकिन वो शायद वहाँ ज़्यादा खुश रहेंगी। गैर इरादी तौर पर वो सामने रखे कागज़ पर पेंसिल चला रही थी। इसे ना घर से लगाव था, ना इस मोहल्ले से इंसियत, जहाँ तक वो ज़िंदगी बसर कर रही थी। एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना इसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन वहाँ जो 2 शक्लें मौजूद थी, इनसे बैर था। सना मैडम इनके साथ काम कर रहे हैं। इंटर्न ने पुकारा तो वो चौंकी। सामने धरे कागज़ पर लकीरों का जाल बन गया। इसने हाथ हटाकर कागज़ पर दूसरा कोरा कागज़ रख दिया। किचन में आपने जो लाइट्स बदलने का कहा था, बदल दी हैं। आप देख लें एक बार। चलो वो खड़ी हो गई। इसका दिल सारी दुनिया में सिर्फ माँ के लिए पिघलता था, अब भी पिघल गया। शाम में वापस आकर इसने फूले मुँह के साथ माँ को रज़ामंदी दे दी। इसके अब्बा पल में शोला, पल में शबनम मिजाज रखते थे। कब इनका मिजाज बिगड़ जाए कोई अंदाज़ा लगा सकता था, ना समझ सकता था। और जब इनका मिजाज बिगड़ता था तो फिर वो पढ़े-लिखे शहरी या मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ व मुहज़्ज़ब बंदे नहीं रह जाते थे। वो एक गंवार जड़ सती मर्द बन जाते थे और ज़ुबान के साथ ही इनके हाथ भी चलने लगते थे। घर वालों का मानना था कि बस कभी-कभार गुस्से में बेकाबू ही तो हो जाता है, वरना आदमी बहुत अच्छा है। फ़रहीन के लिए सबकी नसीहत और मशवरा यही था कि इन्हें गुस्सा दिलाया ही ना जाए। और ये कैसे हो, फ़रहीन कभी समझ ही नहीं सकी कि इनका मिजाज बिगड़ने का कोई मख़सूस मुहर्रिक नहीं था। जिससे मुकाबले एहतियात बढ़ता था, कोई बटन था जो अचानक दब जाता और फिर किसी चाबी या बैटरी वाले खिलौने की तरह इनके हाथ चलने लगते थे, जो चाबी या बैटरी खत्म होने पर ही रुकते थे। सारी उम्र इनकी ये आदत मिजाज बदल नहीं सका था। घर में दादा-दादी थे जिनके लिए मिजाज बेटे का मामूली बात थी। वो बहू को ही नसीहत करते नज़र आते, "दा तुम्हें मालूम हो तो वैसे काम करती ही क्यों हो? मार पड़े।" चचा अपनी दुनिया में मस्त थे। दोनों फूफों ने कभी इस बात को अहमियत ही नहीं दी थी कि इनके नज़दीक मर्द ऐसे ही होते हैं। हालाँकि इनके शौहर ऐसे नहीं थे। इसके नाना-नानी के लिए दामाद का सुलझा और बेटी का ख़याल रखना, ज़रूरतें पूरी करने वाला रूप काफ़ी था। वो कोई तंगी नहीं करता था, खाना चाहा तो कपड़ा लाकर देता था, घुमाने-फिराने भी लेकर जाता था, तो बदले में कभी ज़रा सा हाथ साफ़ कर भी लो तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। वो आस-पास के लोगों की इसके गैर संजीदा रुखे अंधे रवैये की समझ पाती। इससे पहले कि इसकी आँखों के सामने एक वाक़या इस पर इतना गहरा असर छोड़ के आ गया था कि अब तक इसकी मंज़र से निकली नहीं थी। गाइज़ आप आगे पढ़ सकती हैं, मेरे पीछे शोर है, हो सकता है कॉपीराइट आ जाए। मैं माज़रत चाहती हूँ। आप आगे खामोशी से पढ़ सकती हैं। नॉवल बहुत ही अच्छा है, आपको पढ़कर ज़रूर अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।